द साइंटिफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अभी तक सिर्फ 10वीं कक्षा से पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम 9वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज हम 9वीं कक्षा के पहले पाठ गति के नियम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि गति क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि गति एक सापेक्ष इकाई है, अर्थात गति हम किसी वस्तु और पर्यवेक्षक दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन होता है तो हम उसे यह कहते हैं कि गति हो रही है। उदाहरण के रूप में यदि ट्रेन को हम देखें तो ट्रेन में रहने वाले व्यक्ति और उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति के लिए वह गति नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पर वह व्यक्ति जा रहा है उसके साथ साथ सभी व्यक्ति उसके साथ ही चल रहे हैं, इसलिए वो उसके लिए गति नहीं मानी जाएगी। परंतु प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए पर्यवेक्षक के लिए ट्रेन के अंदर बैठे सभी व्यक्ति और ट्रेन दोनों ही गतिशील माने जाएंगे। इस प्रकार हम गति को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है, जैसे कि पक्षियों का उड़ना, हवा में उड़ते हुए घास फूस की स्थिति। चलिए अब हम दूरी और विस्थापन पर चर्चा करते हैं। दूरी और विस्थापन को समझने के लिए सबसे पहले हम इस उदाहरण को अच्छी प्रकार से समझेंगे। चित्र 1 में दो बिंदु दिखाए गए हैं, A और B। बिंदु A से बिंदु B तक जाने के दो रास्ते दिख रहे हैं। दोनों की दूरियां अगर हम नापें तो दोनों अलग अलग आएंगी। इसको और अधिक समझने के लिए हम आपको दूसरा उदाहरण समझाते हैं। यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है और एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। घर एक बिंदु है और विद्यालय दूसरा बिंदु है। अब इसका उदाहरण हम आपको आपके घर से ही शुरू करते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग घर से निकलकर सीधे विद्यालय आ जाते होंगे, कुछ लोग अपने घर से निकलकर अपने दोस्त तक के घर पर जाते होंगे, दोस्तों को साथ में लेकर फिर विद्यालय आते होंगे। तो अब इस स्थिति में अगर दूरी की बात की जाए तो जो लोग घर से निकलकर सीधे स्कूल तक पहुंचते हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी कुछ अलग होगी, लेकिन जो लोग अपने घर से दोस्त के घर जाकर वहां से उसको लेकर विद्यालय आते हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी अलग होगी। लेकिन विस्थापन की अगर हम बात करें तो दोनों के द्वारा तय किया गया विस्थापन समान ही होगा। इसको आप चित्र में दिखाए गए उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि इस घर में शीतल और प्रशांत दो लोग रहते हैं। शीतल अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के घर जाती है। उसके घर से उसके दोस्त संगीता का घर 500 मीटर की दूरी पर है। फिर संगीता के घर से विद्यालय की दूरी 1200 मीटर की है। तो शीतल अपने घर से निकलकर संगीता के पास जाकर फिर वहां उससे उसको लेकर विद्यालय पहुंचती है। इस प्रकार वो 500 प्लस 1200 1700 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि प्रशांत अपने घर से निकलकर सीधे विद्यालय पहुंचता है। तो इस प्रकार वो 1300 मीटर की दूरी तय करता है। अर्थात घर से स्कूल पहुंचने में जहां प्रशांत 1300 मीटर दूरी तय करता है, वहीं शीतल 1700 मीटर दूरी तय करती है। परंतु हम अगर विस्थापन पर ध्यान दें तो दोनों के द्वारा तय किया गया विस्थापन 1300 मीटर ही होगा, क्योंकि बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने की दूरी जो है कम से कम दूरी वो 1300 मीटर की है। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दो बिंदुओं के बीच गतिशील रखने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया रास्ता दूरी
दूरी कहलाता है। वहीं गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में प्रमुख अंतर यह है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है, परंतु दूरी सदैव धनात्मक होती है। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी पत्थर को 5 मीटर ऊपर की ओर फेंकें तो वह पिंड ऊपर जाने के पश्चात कुछ समय के पश्चात फिर से नीचे आएगा। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर ऊपर की ओर, फिर वहां से नीचे आने की दूरी 5 मीटर नीचे आने की, तो 5 और 5 कुल दूरी हो गई 10 मीटर की। जबकि पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पर आकर रुक जाता है। अब हम आगे वेग और चाल के संबंध को समझते हैं। किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। अर्थात एक निश्चित समय में कोई पिंड कुल कितनी दूरी तय करता है, यह पिंड की चाल दर्शाता है। चाल एक अदिश राशि है। इसी प्रकार विस्थापन की दर अगर निश्चित दिशा में देखी जाए तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। समय यानी कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लेती है। वेग एक सदिश राशि है। वेग को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि सदिश और अदिश राशि क्या है। अदिश राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के रूप में चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। सदिश राशि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ये तो हुई अदिश और सदिश राशि की परिभाषा। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सोचिए। अगर आप कहीं से नई जगह आकर रहने के लिए रुके हैं, वहाँ पर आप अपने आस पड़ोस से पूछते हैं कि यहाँ से कोई पार्क कहाँ पर है, तो आपका पड़ोसी ये बताता है कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो अब उस 2 किलोमीटर में आप किधर ढूंढेंगे, यानी आपको पार्क की सही दिशा नहीं पता है। लेकिन अगर आपका पड़ोसी ये कहता है कि आपके घर से पार्क 2 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में है, तो आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार अदिश राशि के लिए अगर आप एक किराने की दुकान पर जाकर उससे कहते हैं कि 2 किलो चीनी उत्तर में दो, तो क्या ये सही होगा? नहीं। उसे किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको द्रव्यमान यानी वजन के लिए सिर्फ इतना बताना होगा कि आपको 2 किलो चीनी चाहिए कि 1 किलो चीनी चाहिए। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और अदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल और वेग को और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जो उदाहरण दिया था उस ओर चलते हैं। उस उदाहरण में हमने बताया था कि शीतल अपने घर से निकलकर 500 मीटर दूरी स्थित अपने दोस्त संगीता के घर जाती है। मान लीजिए कि उसे संगीता के घर तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। उस समय शीतल की चाल अगर निकाली जाए तो ए पथ पर जो उसकी चाल होगी वो दूरी बटे समय से हम निकाल सकते हैं। तो 500 बटे 5 बराबर 100 मीटर प्रति मिनट
ए रास्ते पर, यानी शीतल के घर से संगीता के घर तक जाने के लिए शीतल की चाल 100 मीटर प्रति मिनट होगी। फिर संगीता के घर से निकलकर मान लीजिए कि वो 24 मिनट में अपने विद्यालय की दूरी तय करते हैं, तो बी रास्ते पर चाल जो होगी वो दूरी बटे समय से निकालना है। तो 1200 बटे 24 मिनट बराबर 50 मीटर प्रति मिनट होगा। अगर हम शीतल की औसत चाल देखें तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 1700 मीटर और समय है 29 मिनट। तो भाग देने पर आएगा 58.6 मीटर प्रति मिनट। परंतु अगर घर से सीधा स्कूल जाने पर उसे कुल 1300 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसका विस्थापन होगा 1300 मीटर। अतः औसत वेग जिसकी का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विस्थापन बटे समय। तो उस हिसाब से 1300 बटे 29 मिनट बराबर 44.83 मीटर प्रति मिनट होगा। चाल का मापन दूरी बटे समय के अनुसार सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। हवा में ध्वनि का वेग 343.2 मीटर प्रति सेकेंड और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29,770 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से परिभ्रमण करती है। तो अब हम त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ट्रेन पर तो आप सभी ने कभी न कभी सफर किया होगा। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो उसका वेग थोड़ा कम होता है, फिर कुछ समय पश्चात उसका वेग बढ़ता है और अगले प्लेटफॉर्म के आने के पहले फिर से उसका वेग थोड़ा कम हो जाता है और प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वो फिर से रुक जाती है। अर्थात ट्रेन का वेग शुरू में कम, फिर ज्यादा और फिर कम हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे त्वरण कहते हैं। इसकी इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। वेग एक सदिश राशि है। इसी प्रकार त्वरण भी एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ये त्वरण का सूत्र है। यदि प्रारंभिक वेग u हो तो t समय के पश्चात बदलकर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। इस हिसाब से त्वरण को हम स्मॉल a से दिखाते हैं। तो त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी v माइनस u बटे t। तो त्वरण का सूत्र होगा a बराबर v माइनस u बटे t। गतिशील पिंड का वेग सदैव बदलता रहता है। यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण कहा जाता है, और यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। त्वरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। धनात्मक त्वरण, जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होता है। यहाँ पर त्वरण वेग की दिशा में कम होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। यह वेग के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऋणात्मक त्वरण को अवतरण या मंदन भी कहते हैं। और जब किसी पिंड का वेग स्थिर हो, अर्थात जब कोई भी पिंड समान समयांतरण के बाद समान वेग बनाए रखता है, तो इस प्रकार के त्वरण को शून्य त्वरण कहते हैं। ऐसे तो आपके बुक में कई आलेख दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक समान त्वरणित गति के लिए वेग और समय के आलेख को देखेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम न्यूटन के गति संबंधी समीकरण की व्युत्पत्ति पर ध्यान देंगे। ये एक वेग समय का आलेख है। मैंने आलेख के पूरे भाग को न लेकर इसके थोड़े पार्ट को ही लिया है और इसी के आधार पर हम आपको समीकरण समझाने का प्रयास करेंगे। माना बिंदु D
से एक पिंड गतिशील हो रहा है और उसका वेग आगे बढ़कर बिंदु बी पर पहुंच जाता है, इसमें उसको कुल t समय लगता है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर u, जिसे हम OD से भी लिख सकते हैं, और पिंड का अंतिम वेग v यानी OC, समय बराबर t, या हम उसे OE से लिख सकते हैं। बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो x अक्ष को बिंदु E पर काटती है, और बिंदु D से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो रेखा BE को बिंदु A पर काटती है। अब हम त्वरण के सूत्र से त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण A बराबर पिंड का अंतिम वेग बटे समय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पिंड का अंतिम वेग माइनस पिंड का प्रारंभिक वेग बटे समय। आलेख के द्वारा अगर हम इसे लिखें तो पिंड का अंतिम वेग है OC और पिंड का प्रारंभिक वेग है OD। तो हमारा सूत्र हो गया OC माइनस OD और समय है t, तो OC माइनस OD बटे t। अब अगर इसका हम तिर्यक गुणा कर दें तो हमें CD बराबर AT यह समीकरण प्राप्त होता है। AC माइनस OD बराबर CD आलेख में भी दिखाई दे रहा है। यह समीकरण 1 है। अब आलेख के अनुसार BE को अगर हम इसके बिंदु से देखें तो BE बराबर होता है BA प्लस AE। तो BE को हम V से, अंतिम वेग से, ये V से व्यक्त कर सकते हैं, बराबर BA बराबर CD है और AE बराबर OD है। तो यहाँ पर मान रखने पर हो जाएगा V बराबर CD प्लस OD। CD का मान मैंने पहले ही प्राप्त किया है, उसका मान है 80, तो CD की जगह हम 80 रख देंगे और OD की जगह U रख देंगे। तो हमारा सूत्र हो जाएगा V बराबर 80 प्लस U। अब हम इसको सामान्य रूप में लिख सकते हैं V बराबर U प्लस 80। यही गति संबंधी पहला समीकरण है। अब हम दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। माना किसी पिंड ने एक समान त्वरण A के अनुसार t समय में दूरी s तय की है। इस वेग समय आलेख के अनुसार पिंड द्वारा तय की गई दूरी चतुर्भुज DOEB के क्षेत्रफल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस हिसाब से S बराबर चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल। आपको ये पता है कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम दो भागों में बांटकर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके हिसाब से इसमें एक होगा आयत DOEA का क्षेत्रफल और दूसरा होगा त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल। इस हिसाब से S बराबर आयत की क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं AE गुणे OE, और त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे AB गुणे DA। AE बराबर O आलेख में दर्शाया गया है। इसी प्रकार OE बराबर T। OE और DA का मान बराबर है, तो अगर OE का मान T है तो DA का मान भी T होगा। इस हिसाब से AB बराबर AT हो जाएगा और AB बराबर CD हो जाएगा। अगर इन सब मानों को हम ऊपर वाले समीकरण में रख दें, यानी S बराबर AE गुणे OE प्लस 1/2 AB गुणे DA में रखें, तो हमें सूत्र प्राप्त होता है S बराबर U गुणे T प्लस 1/2 AT गुणे T। इसका गुणा करने पर हमें मिलेगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही गति संबंधी दूसरा समीकरण है। अब हम तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। पिंड द्वारा तय की गई दूरी DOEB के क्षेत्रफल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
चतुर्भुज है। आपने गणित में पढ़ा हुआ है कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र जो होता है S बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लंब दूरी। इस हिसाब से S बराबर 1/2 गुणे OD प्लस BE गुणे OE, परंतु आलेख के हिसाब से OD बराबर U है, BE बराबर V है और OE बराबर T है। तो इस हिसाब से S बराबर 1/2 गुणे U प्लस V गुणे T। अब हम पहले समीकरण से हम ज्ञात कर चुके हैं कि A बराबर V माइनस यू बटे T होता है। इस हिसाब से अगर हम T का मान निकालें तो T बराबर V माइनस यू बटे A हो जाएगा। अब इससे हम इस समीकरण के द्वारा T का मान हम यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण 2 में रखते हैं। तो S बराबर 1/2 U प्लस V गुणे V माइनस यू बटे A। आपने गणित में एक सूत्र पढ़ा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस V A माइनस B। अगर उस सूत्र को हम यहाँ पर रख दें तो उस हिसाब से U प्लस V और V माइनस यू बराबर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस हिसाब से मान रखने पर S बराबर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 होगा। अब इनका तिर्यक गुणा हम कर दें तो V स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS हो जाता है। यही गति संबंधी तीसरा समीकरण है। मैंने अपने इस वीडियो में चाल, वेग, दूरी, विस्थापन तथा न्यूटन के गति संबंधी तीनों समीकरण को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये तथ्य भली प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब मैं अपने आने वाले वीडियो में पाठ के बाकी तथ्यों को, जैसे कि न्यूटन के गति संबंधी नियम, संवेग की अविनाशता का नियम या रॉकेट के प्रक्षेपण के बारे में चर्चा करेंगे। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मेरा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।